पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज आया, एकदम फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ गई थी। फर्टिलाइजर की कॉस्ट एकदम बढ़ गई थी। अगर कोई दूसरी सरकार होती, और कई देशों में ऐसा हुआ है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट सीधा फार्मर्स पे पास ऑन हो जाती थी, किसानों के ऊपर बड़ा बोझ लग जाता था। मोदी जी ने वो सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया, प्रेशर को नीचे नहीं जाने दिया और किसानों के लिए सस्ती खाद अवेलेबल करवाते रहे। सारा का सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट का बोझा मोदी जी ने भारत सरकार के बजट में लिया। इस तरह से एक एक स्टेप, चाहे एमएसपी हो, चाहे पीएम किसान सम्मान हो, हर तरीके से देश में एक नई सोच लेके आए। सामाजिक न्याय की डेफिनेशन को चेंज किया। तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही थी 60 वर्षों तक, उसको बदल के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके ऊपर फोकस किया। चाहे आप इसके कई एग्जाम्पल्स आप लें, हायर एजुकेशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोटा लाना, अदर बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना, हर तरीके से जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस थे उनके लिए एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना। साथियों, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता हूं। जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो काम पिछले 9 साल में हुआ है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर अगर आप देखोगे, ऐसा काम हुआ है जो कोई सोच नहीं सकता। आप मुझे बताओ, आप में से सब लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। कितने लोगों ने वंदे भारत के वीडियो देखे? कितने लोगों ने ट्रैवल किया है? देखे कितने लोगों ने ट्रैवल किया? कैसा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, आप माइक प्लीज। गुड, बैड, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, एक्सीलेंट, डबल थम्स अप। और किसी का एक्सपीरियंस? कैसा आपका एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट, गुड, एक्सीलेंट, इनका भी एक्सीलेंट। ऐसा एक्सपीरियंस, चलो इनके लिए जोर से ताली बजाओ यार। ऐसा एक्सपीरियंस क्या इस देश में इतने टैलेंटेड देश में 2014 से पहले एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं बनाई जा सकती थी? बड़े आराम से बनाई जा सकती थी ना? बनाई जा सकती थी कि नहीं? बनाई जा सकती थी कि नहीं? बनाई जा सकती थी, लेकिन थॉट प्रोसेस नहीं था, माइंडसेट नहीं था। माइंड तो है इस देश में, माइंडसेट चेंज किया मोदी जी ने। हम भी बना सकते हैं एक से एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को स्वदेशी माध्यम से, अपने टैलेंट से, अपने इंजीनियर्स के ब्रेन से वी कैन डेवलप समथिंग विच इज वर्ल्ड क्लास। 2014 से पहले ये सोच नहीं थी। आज साथियों, वैसे इस स्लाइड में 20 लिखा हुआ है, कल गोवा के लिए 21st वंदे भारत भी निकल चुकी है, तो 21 वंदे भारत बन चुकी है। ऑलमोस्ट एवरी 8 डेज एक गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। एयरपोर्ट्स, 60 साल में जहां 74 एयरपोर्ट्स बने, 74, पिछले 9 साल में 74 एयरपोर्ट्स बने। That's the level, that's the scale at which work is going on. Highways, we all know work के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में। 60 साल में 90,000 और पिछले 9 साल में 50,000। That's the change which is happening in the country. बहुत ही लो कॉस्ट से, बहुत ही लेस पोल्यूटिंग वे से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। 111 वाटरवेज बन चुके हैं देश में पिछले 9 साल में। जीरो था ये नंबर 2014 से पहले। कोई सोचता भी नहीं था कि ये भी तरीका हो सकता है, वो आके मोदी जी ने सोचा। मेट्रो, मिडिल क्लासेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटी। सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था, 15 शहरों में आज, और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स इन द एंटायर वर्ल्ड इज इन टुडे इन इंडिया, और रैपिडली ग्रोइंग। ये 15 का आंकड़ा आप अगले साल देखोगे 20 मिलेगा। चाहे
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दोनों में मैसिव चेंज। अटल जी 6 एम्स सैंक्शन करके गए थे, उसके बाद में फिर शांति, कोई उसके बाद में एम्स नहीं है। फिर मोदी जी आए और मोदी जी ने 9 साल में 15 नए एम्स बनाए। मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा ना आपको कि जो 60 साल में काम नहीं हुआ वो पिछले 9 साल में हुआ है। 2014 तक मात्र 641 मेडिकल कॉलेज थे, 700 मेडिकल कॉलेजेस पिछले 9 साल में बने। मेडिकल सीट्स जितनी बनी आजादी के बाद में, उससे ज्यादा, उसके बराबर तकरीबन बनी 9 साल में। दैट इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज, हर क्षेत्र में इनोवेशन, हर क्षेत्र में नई तरीके से काम करना, हर फील्ड में एक अलग पेस देनी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कोसी का रेल का ब्रिज हो, कोई उस एरिया से आता है मिथिलांचल से, कितना डिफिकल्ट होता था ट्रैवल करना नदी के आर पार, बना के खत्म किया। चाहे बोगीबिल ब्रिज, आसाम से कोई आए यहाँ पे, आसाम से, कितना डिफिकल्ट, राइट, कितने वर्षों से पेंडिंग था, मोदी जी ने आके कंप्लीट किया। एक एक प्रोजेक्ट हर महीने प्रगति की मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। मिशंस, गरीबों की सवारी है रेलवे, मिडिल क्लासेस की सवारी है रेलवे, क्यों ना रेलवे में भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिले। एयरपोर्ट, बेसिक फैसिलिटीज जैसे रेलवे स्टेशंस बनाना, और ये सबसे ज्यादा मैटर ऑफ प्राइड है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। अगर आप इसमें एफिल टावर को रखोगे, एफिल टावर मेरे ख्याल से इससे करीब 100 फुट नीचे है, एफिल टावर भी 100 फुट ऊंचा, मैसिव। और ये भी डिजाइन किसने किया? अपने ही इंजीनियर्स ने। ये होती है बात, ये काम करने का तरीका। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साथियों, ये केवल स्टैच्यू नहीं है। जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने, जिस महानुभाव ने देश को जोड़ा, उसको कांग्रेस ने अपने विचार में, अपने सोच में उसको निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया और हर क्षेत्र से, इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की। ऐसे सरदार पटेल की भव्य मूर्ति, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, क्योंकि देश को जोड़ने की बात है जब, तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब देश को जोड़ने की राजनीति है तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तब दुनिया में सबसे भव्य मूर्ति उस व्यक्ति की बननी चाहिए जिसने भारत को जोड़ा। ये साथियों विचार है, ये थॉट प्रोसेस है, उस पे आगे चले। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो टनल बनी है वो भी मोदी जी ने बनाई। एक पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया। साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं? GIS समझते हो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट? अगर प्लानिंग करनी हो, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? मान लो जो प्लानर है, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं। प्लानिंग जब करनी है तो उसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? शुडंट देयर बी एन इंटीग्रेटेड प्लानिंग? इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या ऐसा होना चाहिए कि एक बार कुछ बना लिया, उसके बाद में कोई और आता है, उसको रोड को काटता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मोदी जी ने PM गति शक्ति का फ्रेमवर्क बनाया। अगर आप केवल रोड्स देखना चाहते हो, रोड का लेयर क्लिक कर दो, रोड दिखेगी आपको। रोड के साथ आप रेलवे देखना चाहते हो, दोनों को कनेक्ट कर लो, दोनों आपको एक साथ दिखेंगे। उसमें फॉरेस्ट देखना चाहते हो, तीनों एक साथ दिखेंगे। 1600 लेयर्स एक साथ एक सिस्टम में आपके पास अवेलेबल है, और प्लानिंग उससे जिस तरह से हो रही है। रेलवे के प्रोजेक्ट्स में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपके सामने पूरा का पूरा मैप दिख जाता है, पूरा डिटेलिंग आ जाती है, आप उसको डाइवर्ट करके लेके चले जाओ। दैट्स द थॉट प्रोसेस, दैट्स द चेंज इन माइंडसेट व्हिच मोदी जी हैज ब्रॉट इन द 9 years। और सबसे ज्यादा जो एक फंडामेंटल चेंज आया है वो है डिजिटल क्रांति। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। टेक्नोलॉजी पहले कुछ अमीर लोगों के हाथ में होती थी, कुछ अपर मिडिल क्लास के हाथ में होती थी। आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि टेक्नोलॉजी गरीब से गरीब आदमी को एम्पावर कर रही है, उनकी लाइफ को बेटर कर रही है,
उनको नई अपॉर्चुनिटीज दे रही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा पेमेंट सिस्टम का। दुनिया के रिचेस्ट ऑफ द रिच वर्ल्ड कंट्रीज आर टुडे अडॉप्टिंग द यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आपने हाल ही में सुना था जापान ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया, अनाउंस किया कि दे विल बी इवैल्यूएटिंग द इंडियाज यूपीआई सिस्टम। और वो गरीब की जिंदगी में कैसा परिवर्तन आया। यहाँ पे राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में जब शादियां होती है तो दूल्हे दुल्हन के सिर पे ऐसे उवारते हैं पैसा और उसके बाद में ढोल और उसमें देते हैं, राइट, ढोल नगाड़े को देते हैं। आज आप जाओ कई जगह आपको दिखेगा मोबाइल फोन निकालते हैं, मोबाइल फोन को ऐसे ऐसे उवारते हैं और उसके बाद में नगाड़े के ऊपर जो स्कैन किया होता है उसमें स्कैन करके देते हैं। ये चेंज है, ये एक फंडामेंटल चेंज है जो कि ग्रास रूट्स तक चेंज आया। ऐसा चेंज कभी कोई सोचता नहीं था। साथियों, मैं इकोनॉमी पे आप देखो 2004 में हिंदुस्तान का दुनिया की इकोनॉमिक लीग में नंबर जब देखते थे 11th 10th इस तरह का नंबर आता था। श्रद्धेय अटल जी वहां पे छोड़ के गए थे 2004 में। 10 साल, कई बार लोग बोलते हैं पीएचडी, लेकिन 10 साल के बाद में 2014 तक वही 10वीं रैंक पे पड़े रहे। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कन्वर्ट हुई फ्रेजाइल 5 में। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी संभाली और जिस माइन्यूटली, जिस प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इकोनॉमी को मैनेज किया, आज जो हमारे ऊपर राज करते थे उनसे आगे निकल के हिंदुस्तान 10वें से 5वें स्थान पे पहुंचा है। और 2 साल के अंदर इंडिया विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 6 साल के अंदर इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये पेस, ये प्रोग्रेस, ये ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब नीयत अच्छी हो, नीति अच्छी हो, काम करने का जज्बा हो, कॉन्फिडेंस हो। अभी हाल ही में टिम कुक इंडिया आए थे, मैंने उन्हें पूछा कि आपने क्या चेंज देखा इंडिया में। उन्होंने कहा जो कॉन्फिडेंस है आज इंडिया में, जो कैन डू एटीट्यूड है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंज को हम ले सकते हैं और कर सकते हैं। ये नौजवान साथी बैठे हैं सब, आपका फ्यूचर बन रहा है आज के हिंदुस्तान में। आपके लिए भविष्य ऐसा निर्माण हो रहा है कि आप 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री में रहोगे। जब आप डिसीजंस लोगे तब हिंदुस्तान वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में से एक होगा। सबकी लाइफ में चेंज आ चुका होगा, आपकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आ चुका होगा जो कि फंडामेंटल चेंज है। साथियों, लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना है, हमें अपने कल्चर और अपनी विरासत को भी नहीं भूलना है। मोदी जी ने हमेशा ये कहा विरासत भी विकास भी। हमारे कल्चर के जितने सिंबल्स हैं, हमारे कल्चर के जितने बड़े सेंटर्स हैं, उन सबको रेनोवेट किया, रिजुविनेट किया, रीबिल्ड किया। साथ ही साथ जो हमारी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में पूरे दुनिया को एक परिवार माना गया है। साथियों, G20 में जब मोदी जी ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का लोगो दिया, सारी दुनिया हिंदुस्तान की संस्कृति को एक नई नजर से देखने लगी। ये सोच होती है जिसमें हमारे कल्चर, हमारी हेरिटेज, हमारी थॉट प्रोसेस को दुनिया के सामने एक अलग तरीके से रखा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट से कितने साथी आए? नॉर्थ ईस्ट से आए? आप मुझे बताओ 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना कितना मुश्किल होता था, अब कितना डिफिकल्ट होता था, राइट? अब ऐसी परिस्थितियां हैं, पिछले 9 साल में अकेले रेलवे का 1618 किलोमीटर्स का नेटवर्क बना है और उसमें से 122 किलोमीटर की टनल्स है। इतनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, उसमें भी इतना मैसिव वर्क। करीब करीब हर कैपिटल में एयरपोर्ट्स बन चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के। साथियों, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी फोकस, सारी दुनिया को चिंता होती थी, लेकिन मैं चलो आपके सामने एक क्विज रखता हूं। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की पावर
पावर जनरेशन की कैपेसिटी कितनी है? अंदाज लगाए देखें। हाँ, अब ये भी जीएस का एग्जाम देके आए हो। गैस करो। एज परसेंटेज 30, 35, 33, कोई गूगल कर रहा है सब 45 या चैट जीपीटी 42%। 42% बहुत सारी रिच कंट्रीज भी रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी 25% से ज्यादा नहीं सोच पाती है। ऐसा थॉट प्रोसेस मोदी जी ने चेंज किया जिसमें सोलर पावर, सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके सोलर पावर प्लांट्स के इंस्टॉलेशन से लेके स्मार्ट ग्रिड तक का और लाइफस्टाइल में चेंज का पूरी फिलॉसफी चेंज की। साथियों, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है। किसी भी दुश्मन की आंखें हिंदुस्तान पे बुरी नजर से देख ना पाए। आप याद करो 10 साल पहले, 15 साल पहले ये सिचुएशन होती थी, कोई आके मुंबई में आके ऐसे अटैक कर जाए, दिल्ली के किसी भी कोने में बॉम्ब रख के चला जाए, कश्मीर में लाखों लाखों हत्याएं करते जाए। सारा चेंज हुआ। अगर कोई आंख उठा जवाब दिया जाता है, हिम्मत करके कोई दिखा दे, सीमा पार से आए, कोई बात नहीं, हम जाके सीमा में जाके वापस ठोक के आएंगे। ये सोच है, ये एक नई सोच है और ये जज्बा है और वो ताकत है और वो हिम्मत है उस तरह की डिसाइसिव लीडरशिप की। वो डिसाइसिव लीडरशिप आज देश में है। कभी सोचते नहीं थे कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिफेंस प्रोडक्शन। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सोचो, धारा 370 के बारे में भाई अनुराग जी भी बता रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि इसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मन में जब दृढ़ विश्वास हो, बड़े से बड़ी चीज की जा सकती। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले मैं शेखुपुरा गया था, बारामूला गया था। शेखुपुरा में गांव के लोग बता रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि केंद्र सरकार से इतनी सारी चीजें आती है। सब कहीं ना कहीं बीच में कोई 2-3 परिवार, 4 परिवार ले जाते थे। आज गांव तक चीजें पहुंच रही है। और जब छोटे बच्चों को सामने मंच पे लाके मैंने गांव के लोगों को पूछा शेखुपुरा में कि क्या जो आपकी लाइफ थी वही इन बच्चों का भविष्य होना चाहिए था? नहीं, एकदम स्पष्ट सबने बोला, इनका भविष्य हमारी जिंदगी से बेटर होना चाहिए। और वो चेंज मोदी जी लेके आए। धारा 370 उठा के, धारा 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से उखाड़ फेंक के एक ऐसा फंडामेंटल चेंज लेके आए जो कि देश की इंटीग्रिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम उन्होंने उठाया। साथियों, देश में, देश का दुनिया भर में जो नाम हुआ उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर चल रहा है। दोनों तरफ से तोपें चल रही है, बॉम्बिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। पता नहीं कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा। हमारे भारत के विद्यार्थी वहां पे बैठे हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स वहां पे हैं, उनको निकालना है। दुनिया में कैसे एक नेता की मॉरल अथॉरिटी बनती है। मोदी जी फोन करते हैं पुतिन साहब को, मोदी जी फोन करते हैं ज़ेलेंस्की साहब को। कुछ समय के लिए पूरा का पूरा युद्ध रोक लिया जाता है कि वहां से हिंदुस्तान के बच्चों को उठा के लेके आए। कभी किसी ने सोचा था ऐसा? कोई किसी देश का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह देता था। अब किसी की हिम्मत नहीं है ऐसी। अब हिंदुस्तान को दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। दुनिया की लीडरशिप में समकक्ष लिया जा रहा है और दुनिया को हिंदुस्तान पे विश्वास है। हिंदुस्तान को विश्वास है मोदी जी। ये विश्वास साथियों, ये विश्वास आपके कारण है। ये विश्वास 130 करोड़ देशवासियों के कारण है। जो स्टेबिलिटी आपने दी, एक आपके एक वोट ने दी,
जिस स्टेबिलिटी से आपने एक मजबूत सरकार बनाई, जिस थॉट प्रोसेस के साथ आपने एक डिसाइसिव लीडरशिप को चुना, ये सारा का सारा मैं मोदी जी की सरकार के बिहाफ पे आप सबको 130 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों को आभार प्रकट करता हूं और इसी तरह की डिसाइसिव लीडरशिप चुने जिससे कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री की तरह उभर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उजला उजला सा चमन चारों दिशा फैला अमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। इस साल मुझे हर बार तेरे आगे झुकने का मन हुआ, जब झुका मैं तेरे आगे तेरा होने का मुझे गर्व हुआ। दुनिया को राह दिखाता तू ही तो मेरा प्यारा है, इसीलिए तेरे आगे बार बार दिल हारा है। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। मैं झुका तिरंगे के आगे, मैं झुका माँ के चरणों में, मैं झुका नेताजी के आगे, मैं झुका पिता के कदमों में। समझ लीजिए ये कागज ही है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बड़ी है। भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आपसे मोदी जी हमें बचा देंगे, जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। मेरा देश ही ऐसा इकलौता जिसने दुनिया को दंग किया, मेरा देश है दुनिया का हीरा जो दुनिया के है संग खड़ा। 250 साल तक जो हम पर राज करके गए उनको पीछे छोड़ करके दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकाला। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। छोटे बड़ों का भेद नहीं, ये 22 का भारत है। अमृत काल के द्वार खड़ी देश की नई इमारत है। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। आज जब अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे देश तुझे नमन। Thank you very much, Honourable Minister. That was a story of India rising, India shining, India surging ahead in the last 9 years. और अब कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अंत में हम आमंत्रित करना चाहते हैं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी जी को कि कृपया वो आएं और धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित करें। गौरव द्विवेदी जी। माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी। साथियों, यह हम सभी के लिए एक बेहद खास मौका है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे किए हैं। इस सुअवसर पर कई कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। आज पूरे दिन चलने वाला यह कार्यक्रम बीते 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में देश की अभूतपूर्व उपलब्धि के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले और कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष तौर पर रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की गरिमामय उपस्थिति पर आभारी हूँ। इन 9 सालों के दौरान सरकार की उपलब्धियों पर आपके विचारों ने कार्यक्रम की दिशा निर्धारित की है। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।
खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आपकी उपस्थिति और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। माननीय सूचना एवं प्रसारण सह पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, आपने अपना मूल्यवान समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। स्वागत उद्बोधन प्रेषित किए जाने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सभी उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आभापूर्ण बनाया है। आगे आने वाले सेशंस में हम आपके विचारों और अनुभवों को जानेंगे। मीडिया के साथियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं प्रसार भारती परिवार को इस शानदार और गरिमामय आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सीईओ सर इस धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। तो निश्चित तौर से आज के इस नेशनल सेमिनार, इस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र का भी यहाँ पे समापन होता है। तमाम